नमस्कार दोस्तों रिसेंटली मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है आसान इकोनॉमी के नाम से, जिसके तहत मेरी कोशिश है कि आप यूपीएससी या फिर जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। चाहे आप करंट अफेयर्स देख लीजिए, कितना भी पढ़ लीजिए, उसमें कॉन्सेप्ट्स ही आपको हेल्प कर पाएंगे उसको समझने में। तो यहां पर क्या है कि एक अलग अलग वीडियोस हम बनाएंगे जिसके तहत जीडीपी से लेकर कोई भी इकोनॉमी के अंदर चीजें आती हैं उसमें मैं आपको समझाऊं। और अगर आपको भी कोई आइडिया है, कोई भी टॉपिक्स आप समझना चाहते हो तो कमेंट्स में बता देना, मेरी टीम उसको रख लेगी और उसके हिसाब से मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो जो पहला वीडियो था वो था मेरा व्हाट इज इकोनॉमी को लेकर, मतलब इकोनॉमी है क्या एग्जैक्टली, इकोनॉमी का ABCD वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल से उसके अंदर बताया था। और दूसरे वीडियो में यहां पर हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में, मतलब इसके अंदर आपका पूरा का पूरा जो जीडीपी का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जीडीपी होती क्या है, कैलकुलेट कैसे की जाती है, वो सब कुछ बहुत आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अगर आप स्टडी IQ का यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो आप जुड़ सकते हैं। स्पेशली क्या है कि 15 अगस्त तक ये साल की सबसे बड़ी सेल होती है जिसके तहत फ्लैट 47% ऑफ दिया जा रहा है। यहां पर आप यूज कर सकते हैं कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और इस बैच से रिलेटेड जितनी भी जानकारी अगर आपको चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर लेना, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर देगी। और इस कोर्स के बारे में आपको और भी एंड में बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि जीडीपी का मतलब क्या है। देखो, इसका फुल फॉर्म तो हम सब जानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन एग्जैक्टली ये होता क्या है। सिंपल भाषा में मैं अगर आपको बताऊं, हमारे देश के अंदर एक साल में, अब आपको पता है हमारे देश में जो फाइनेंशियल ईयर है ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर अगले साल 31 मार्च तक। तो मान लीजिए जब मैं कहता हूं FY26, FY26 का मतलब क्या है, फाइनेंशियल ईयर 26 का मतलब हुआ 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। आई होप कि ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में कई जगह इस तरह से आता है, छोटा सा लिखा हुआ FY26 या FY27। तो जब FY26 का मतलब हुआ 2025 में, अभी ये 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल ईयर, अगले साल 31 मार्च 2026 तक, ये पूरा एक साल। तो जीडीपी का मतलब ये हुआ कि इस एक साल के अंदर, इस एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारे देश में कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। समझ में आ रहा है? मतलब आप सब जानते होंगे हमारे देश में हर कोई व्यक्ति कमाने में लगा हुआ है, पैसा कमाना है, कोई ना कोई चीज़ों को बेचना है, कोई उस चीज़ को खरीद रहा है, चाहे वो टायर हो गया, गाड़ी हो गई, पेन पेपर हो गया, या फिर कोई सर्विसेज दे रहा है। सपोज हम आपको यहाँ पर कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं स्टडी IQ पर, तो वो सर्विसेज के अंदर आ गया, राइट। तो ये जितनी भी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ों की वैल्यू होती है ना जो मार्केट में बिक रही है, उसी को हम सिंपल भाषा में कहते हैं जीडीपी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में वैसे तो होने को तो बहुत सारी चीजें बिक रही हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि हमारे देश में सिर्फ पेन बिक रहा है। एक पेन की कीमत है 10 रुपए और साल भर में 200 पेन बिक रहे हैं, तो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे और ये आपका निकल कर आ जाएगा 2000। मतलब 2000 रुपए की जीडीपी है। हम इसको वैल्यू के टर्म्स में कहते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारी देश की जीडीपी $4 ट्रिलियन के ऊपर चली गई। तो इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि एक साल में हमने कितने वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस किए। आई होप कि अब आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, जो हम बात करते हैं, जिसमें हमारे इकोनॉमी का हेल्थ, हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ और हमारे इकोनॉमी की डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट करती है। जीडीपी बेसिकली मेजर करता है इकोनॉमिक आउटपुट को, हमारे साइज बताता है हमारे इकोनॉमी का। तभी तो हम कंपेयर कर पाते हैं ना कि भारत की जो जीडीपी है वो कितनी है, क्या हम यूके से आगे निकल गए, क्या हम जापान से आगे निकल गए, जर्मनी से आगे निकल जाएंगे, थर्ड नंबर पर आ जाएंगे। तो वो कंपैरिजन तभी हो पाता है जब हम उसको एक वैल्यू देते हैं, मॉनेटरी वैल्यू, राइट। सो इट ओनली इंक्लूड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू अवॉइड डबल काउंटिंग। वैसे मैं आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा, लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो फाइनल वैल्यू जो होती है ना किसी भी गुड्स और सर्विसेज की, उसको काउंट करते हैं। अब मान लीजिए एक कार है, कार की वैल्यू 5 लाख रुपए है। अब उस कार में बीच में हो सकता है कि टायर भी लगा होगा, तो कार की कंपनी ने किसी से टायर खरीदा होगा, तो उस टायर की वैल्यू को, मान लो 50,000 का टायर है, आपने उसको भी ऐड कर दिया, ये 5 लाख की वैल्यू कार की वो भी ऐड कर दी, तो ये तो डबल काउंटिंग होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये 5 लाख की गाड़ी की वैल्यू में ये टायर भी तो इंक्लूडेड है। तो आपको टायर को अलग से इंक्लूड नहीं करना है।
तो उसके लिए अलग अलग मेथड होता है जो हम आगे यहां पर चर्चा करेंगे। खैर, यहां पर आपको एक सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं कि यहां पर फीचर्स क्या हैं, जो 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जीडीपी के बारे में। एक है ज्योग्राफिकल स्कोप। जब हम जीडीपी कहते हैं ना, तो इसका मतलब यह हुआ हमारे देश के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे भारत का कोई व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा हो या फिर फॉरेन से आया हुआ कोई व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा हो, हमारे भारत ज्योग्राफिकल जो बाउंड्री है इसके अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं साल भर के अंदर अंदर, उसी को हम कहते हैं जीडीपी। जब हम काउंट करते हैं ना कि हमारे लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहां पर कमाते हैं, तो अगर आप वो सब चीजों में चले जाओगे तो उसको हम जीएनपी कहेंगे, जो अगेन मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। लेकिन जब जीडीपी हम कहते हैं तो हमारे देश के अंदर में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हुई साल भर के अंदर, और ये टाइम फ्रेम हो गया, एक पर्टिकुलर पीरियड की हम बात करते हैं। क्वार्टरली जीडीपी कितनी है, एनुअल जीडीपी कितनी है, तो इस तरह से देखा जाता है। एनुअल मतलब नॉर्मली जो हम कहते हैं एक साल के अंदर। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि जो फाइनल गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू को लिया जाता है और मार्केट वैल्यू को लिया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जीडीपी के। अब क्वेश्चन ये आता है, आपने अक्सर पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा कि जीडीपी मेजर कैसे की जाती है, और इसमें 3 मेन अप्रोच होते हैं। एक होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका इनकम मेथड, जो मैं आपको अगेन बताऊंगा, और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करते हैं सबसे पहला प्रोडक्शन मेथड की, तो इसका सिंपल अर्थ यह हुआ कि जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं हर एक स्टेज में, हर प्रोडक्शन के स्टेज में जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसको हम बेसिकली कैलकुलेट कर लेते हैं। सारे वैल्यू जो एडेड हुए हैं ना, उसको एक तरह से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एग्रीकल्चर में यहां पर मान लो, आपको समझाया था ना पिछला वैल्यू, अगर पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा, इकोनॉमी को जो हमने समझा था, उसमें 3 सेक्टर्स की बात की थी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। तो मान लो एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में सबसे पहले दूध का प्रोडक्शन किया गया, मतलब दूध निकाला गया। अब मान लो उस दूध की वैल्यू है 10 रुपए। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल आपसे ले रहा हूं कि 10 रुपए उस दूध की वैल्यू है। अब क्या होता है कि वो फैक्ट्री में जाता है, उस दूध को दही में कन्वर्ट किया जाता है, जस्ट इमेजिन कर लो। तो उसकी वैल्यू ऐड की गई, मतलब कि यहां पर जब वो दही बना तो उसकी वैल्यू हो गई दही की 15 रुपए, लेकिन इसमें वैल्यू कितना ऐड हुआ, वैल्यू ऐड हुआ 5 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर अब क्या है कि अब वो दही बन गया। अब जूस वाले शॉप के पास गया, किसी भी रेस्टोरेंट में गया, वो दही, अब वो रेस्टोरेंट क्या कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस दही को लस्सी में कन्वर्ट कर दे रहा है और उसकी वैल्यू बता रहा है 25 रुपए। मतलब आखिरी वैल्यू कितनी हुई इसकी, 25 रुपए। तो एक प्रकार से यहां पर वैल्यू कितना ऐड हुआ, 10 रुपए ऐड हुआ। मतलब इंडस्ट्री में ये वैल्यू ऐड होकर 15 रुपए हो गया, सर्विसेज में ये वैल्यू ऐड होकर 25 रुपीज हो गई। मतलब दूध से दही बना, दही से लस्सी बन गया आपका। तो यहां पर हम वैल्यू एडेड मेथड में क्या करते हैं, जहां जहां पर जितनी वैल्यू ऐड हुई है, सबसे पहले वैल्यू कितनी ऐड हुई, 10 रुपए की वैल्यू ऐड हुई, फिर इसमें वैल्यू ऐड हुई 5 रुपए की, फिर इसमें वैल्यू ऐड हुई 10 रुपए की, तो टोटल वैल्यू कितनी निकल आई, 25 रुपए निकल आई। और आखिरी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी, 25 रुपए थी। ये सेम हो गया ना। तो या तो आप फाइनल जो गुड्स की वैल्यू है उसको ले लो, या फिर हर एक स्टेज पर जो वैल्यू ऐड हुआ है उसको आप काउंट कर लो। इसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड। हर एक प्रोडक्शन में कितना उसमें वैल्यू ऐड हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम वैल्यू ऐड करते हैं ना हर एक स्टेज पर, उसको कहा जाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। आपने अक्सर देखा भी होगा, और मैं जब भी वीडियो बनाता हूं करंट अफेयर्स, जब भी हर 3 महीने पर जीडीपी के आंकड़े आते हैं, सरकार के द्वारा रिलीज की जाते हैं, उसमें सरकार जीडीपी का तो आंकड़ा बताती है, लेकिन साथ ही साथ जीवीए का भी आंकड़ा बताती है, और मैं हमेशा इसके बारे में बताता हूं। तो जीवीए क्या होता है, ये सप्लाई साइड को दिखाता है कि यहां पर कितनी सप्लाई हो रही है, इंडस्ट्री के द्वारा, एग्रीकल्चर के द्वारा कितनी सप्लाई की जा रही है, वो आप वैल्यू ऐड अलग अलग टर्म्स में देख सकते हो ना, राइट। तो यहां पर क्या है कि वो तो ग्रॉस वैल्यू एडेड हो गया, लेकिन मार्केट में जब एक्चुअल प्राइस में बिकता है वो गुड्स, तो उसमें आपको पता होगा कि कई ऐसे गुड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल गैस सिलेंडर हो गया, गैस सिलेंडर पर सरकार टैक्स भी लगाती है और उसके ऊपर आपको सब्सिडी भी देती है। तो यहां पर आपको क्या करना होता है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड की वैल्यू आई यहां पर, उसमें आप टैक्सेस को ऐड कर देते हो, जितना भी टैक्स हुआ, और सब्सिडीज को माइनस कर देते हो। फॉर एग्जांपल हम इसी की बात करें, 25 रुपए का लस्सी बना, अब मान लो सरकार उसके ऊपर 5 रुपए टैक्स लगा दे रही है, मतलब 25 प्लस 5 टैक्स, और सरकार ये भी कह रही है कि हम आपको 3 रुपए की इस पे सब्सिडी भी देंगे, छूट भी देंगे। तो मतलब एक्चुअल वैल्यू उसकी कितनी निकल कर आई, ये वैल्यू निकल कर आया 27 रुपीज। तो मतलब मार्केट की वैल्यू कितनी हुई, ये 27 रुपीज। और ये जब 27 रुपीज होती है ना, इसी को हम कहते हैं जीडीपी। मतलब कि ये जो
वैल्यू एडेड हुआ उसको हमने क्या बोला, जीवीए, और वैल्यू एडेड में टैक्सेस को ऐड कर दिया, सब्सिडीज को माइनस कर दिया, ये 27 रुपीज निकल कर आया, इसको हमने बोल दिया जीडीपी। तो ये मेन डिफरेंस होता है जीडीपी और जीवीए के अंदर। आई होप कि अब आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है इनकम मेथड। अब देखो क्या है ना कि चाहे आप जीडीपी प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट करो, चाहे आप जीडीपी इनकम मेथड से कैलकुलेट करो, या फिर आप एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करो, हर एक जगह वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इनकम मेथड में क्या होता है कि यहां पर जो फोकस है वो हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के इनकम अर्न के ऊपर हम फोकस करते हैं। मैंने आपको पहले पिछला वाला जो वीडियो था इकोनॉमी का, उसके अंदर समझाया था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं। यहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उन सबको जितनी जिनकी इनकम होती है ना वो आप ऐड कर दो। जैसे कि यहां पर जो लेबर है, उस जो एम्प्लॉयज हैं, उनको कितना वेजेस मिला, सैलरीज मिला, बेनिफिट्स मिला, वो वैल्यू कितनी है। यहां पर जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो लैंड है उस पर आपको रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो सब कुछ आप ऐड कर दो। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी इनकम को ऐड कर दो। फिर इसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले ही बोला, प्रोडक्शन जो टैक्सेस लगा उसको ऐड कर दो और सब्सिडीज को माइनस कर दो। हर बार आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर आप सबको ऐड कर दो। मान लो वेजेस की वैल्यू 1000 है, रेंट की वैल्यू 200 है, इंटरेस्ट 150 है, प्रॉफिट्स आपका 300 निकल कर आ रहा है, ये टोटल हो गया आपका 1650 रुपए। अब इसमें मान लो टैक्स सरकार लगा रही है 50 रुपए, और मान लो सब्सिडी सरकार आपको 25 रुपए दे रही है, मतलब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई 1675 रुपए। मान लो सब्सिडी आपको सरकार नहीं दे रही है, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा जीडीपी की वैल्यू 1700 रुपए। मतलब इसमें आप सिंपली क्या कर रहे हो, हर एक व्यक्ति की जितनी भी इनकम हो रही है, जितना भी आपका, चाहे आप कोई कंपनी है उसको प्रॉफिट होगा उसको ऐड कर दो, कोई व्यक्ति है उसको इनकम हो रहा है उसका इनकम ऐड कर दो, सब जब आप ऐड कर देते हो तो वहां पर आपकी जीडीपी निकल आ रही है। फिर उसी के साथ साथ यहां पर जब हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात करते हैं तो ये देखो, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इनफैक्ट सरकार जो आंकड़ा जारी करती है, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा, सरकार जो आंकड़ा जारी करती है ना उसके अंदर ये सब मेंशन होता है, और इसीलिए जीडीपी का हम फॉर्मूला कहते हैं C+I+G+X-M। अब ये सिंपली है क्या, सी का मतलब हुआ कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन करता है, हम और आप जैसे लोग बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, मूवीज देखते हैं, सब पे खर्चा करते हैं, राइट। तो हम जो कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड्स का। आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब हम लोग कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस में हम काफी सारा एक्सपेंडिचर करते हैं, मशीन मंगाने में, रॉ मटेरियल्स खरीदने में, तो वहां पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ। फिर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है, सरकार भी तो अपना स्पेंडिंग करती है, उस सबको ऐड कर देते हो। और साथ ही साथ जो हमने एक्सपोर्ट किया और जो हमने इंपोर्ट किया, इसको हम एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं, इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं, इसकी वजह से ये नेट एक्सपोर्ट निकल आता है। तो इन सबको जब ऐड कर दिया जाता है तो हमारी जीडीपी की वैल्यू निकल जाती है। जैसे मान लो कंजम्पशन 900 रुपए है, इन्वेस्टमेंट 400 रुपए है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 500 रुपए है, एक्सपोर्ट्स हमने किया 200 रुपए, इंपोर्ट हमने किया 100 रुपए, तो टोटल जो आप वैल्यू देखोगे जीडीपी की, ये कितनी निकल आई, 1900 करोड़, मतलब जो भी वैल्यू है। तो इसकी वजह से ये हमें डिमांड साइड को बताता है। ध्यान से समझिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, लोग, अब मान लो आप कंज्यूम कर रहे हो तो आप डिमांड कर रहे हो ना, मैं ये गुड्स खरीद रहा हूं, आप डिमांड कर रहे हो, तो इसकी वजह से हम उस पर खर्चा करते हैं। तो ये वैल्यूज दिखाते हैं कितना डिमांड है मार्केट के अंदर। और जो पहला वाला मैंने आपको बताया प्रोडक्शन मेथड, ये सप्लाई साइड को दिखाता है कि एग्रीकल्चर में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, इंडस्ट्री में कितना सप्लाई कर रहे हैं, सर्विसेज कितना सप्लाई कर रहे हैं, उसकी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, राइट। तो ये सप्लाई को दिखाता है, ये वाला जो एक्सपेंडिचर मेथड है ये डिमांड साइड को दिखाता है। तो ये आई होप कि अगेन आपको जो तीनों चीजें हैं, अगेन इसमें पूरा समरी दिया है, आप चाहो तो एक बार देख लेना। लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको बोला था, चाहे आप कोई भी मेथड से कैलकुलेट करो, यहां पर वैल्यू सेम निकल कर आएगी। क्योंकि थियरी में देखो क्या होता है ना, ऑल थ्री मेथड शुड यील्ड आइडेंटिकल जीडीपी फिगर। जैसे हर कोई जो एक्सपेंडिचर मेथड में हर एक व्यक्ति जो पैसा खर्च कर रहा है वो किसी ना किसी के लिए तो इनकम है, और जो भी आप खर्चा कर रहे हो वो किसी के लिए इनकम है। तो हम इनकम मेथड में क्या करते हैं, सारे इनकम को जोड़ देते हैं। और इनकम किसकी होगी, इनकम उसी की होगी ना जो यहां पर प्रोडक्शन कर रहा है, हर एक वैल्यू ऐड कर रहा है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन मेथड में भी हम वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो हर जगह आई होप कि अब आप समझ पा रहे होगे कि क्यों वैल्यू जो है एकदम एग्जैक्टली सेम आती है।
अब हम काफी इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं जिसको लेकर काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है एस्पिरेंट्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, कि यहाँ पर रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसमें नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी पर पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, पर कैपिटा जीडीपी क्या होती है। ये मैं आपको बहुत सरल भाषा में एक बार बता देता हूं। देखो, जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको क्या बोला, जीडीपी का मतलब है वैल्यू, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। अब मान लो, जैसा मैंने आपको बोला, फाइनेंशियल ईयर 2026 मतलब 2025 से 2026 के बीच में एक साल में कितने वैल्यू के गुड्स हम प्रोड्यूस किए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हम उस वैल्यू को लेते हैं तो कौन से साल की वैल्यू को ले रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि पेन की वैल्यू अभी इस समय 2025 में इस समय वैल्यू है, उस पेन की कीमत है 10 रुपए, लेकिन क्या हम इसी वैल्यू पर कैलकुलेट करेंगे या फिर जो 2011-12 में जीडीपी की वैल्यू थी, 2011-12 में पेन की वैल्यू थी, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अब हो सकता है कि पेन की वैल्यू 2011-12 में 5 रुपए हो, तो इसमें क्या होता है ना, डिफरेंस हो जाता है। जैसे मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि 10 पेन प्रोड्यूस हुआ 2025 में, 10 मतलब हर एक वैल्यू कितनी थी पेन की, 10 रुपए थी, मतलब 100 रुपए के वैल्यू के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, पेन की वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर आप 5 रुपए के हिसाब से लोगे तो सिर्फ 50 रुपए की जीडीपी निकल कर आएगी। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होगे। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि जब हम करंट प्राइसेस के हिसाब से गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूं, सरकार जब भी ये आंकड़े प्रेजेंट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल 2024-25 का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का, यहां पर जो वैल्यू प्रोड्यूस हुआ, अगेन ये वाले में देखिएगा, ये करंट प्राइसेस के हिसाब से है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आप देख रहे हो ना, कंजम्पशन C+I+G, ये आई हो गया, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, और ये नेट एक्सपोर्ट वगैरह सब मिलके थोड़ा बहुत हो जाता है। तो टोटल यहां पर वैल्यू कितना निकल कर आया, अगर आप देखोगे तो ये आ रहा है आपका 330 लाख करोड़। ठीक है, तो ये किसके हिसाब से है, ये अभी प्रेजेंट जो वैल्यू है 2024-25 में, ये सारे गुड्स की जो वैल्यू थी उसके हिसाब से जब हमने ये पूरा कैलकुलेट किया तो उसके हिसाब से 330 लाख करोड़ निकल कर आया। लेकिन यही चीज अगर मैं कहूं कि यहां पर रियल जीडीपी का मतलब हो गया, हम बेस ईयर को लेते हैं। बेस ईयर क्यों लेते हैं, देखो क्या है ना, कंपैरिजन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि 2011-12 में हमारी जीडीपी 100 लाख करोड़ थी, और जब मैं कह रहा हूं कि 2024-25 में हमारे देश की जीडीपी 200 लाख करोड़ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइसेस बढ़ने की वजह से वो 200 लाख करोड़ दिखा रहा है। तो इसलिए हमें रियल जीडीपी को निकालने के लिए बेस ईयर को फिक्स करना पड़ता है, और उसी बेस ईयर के हिसाब से हर साल जीडीपी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो रियल जीडीपी निकल कर आती है। तो यहां पर क्या है कि अभी करंट में आप देखोगे हमारा जो बेस ईयर है वो 2011-12 का है, तो उसके हिसाब से आप देखिए वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 187 लाख करोड़। ये मैं पिछले साल की जीडीपी की बात कर रहा हूं, ये रियल फिगर है। तो यहां पर 187 लाख करोड़ रियल जीडीपी है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी कितनी निकल कर आई, मैंने आपको बताया 330 लाख करोड़। तो आया कि नहीं आया डिफरेंस, और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन होता है। 2024-25 में इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है कंपैरिजन टू 2011-12 में। तो इसी की वजह से हमें कंपैरिजन के लिए नॉमिनल जीडीपी भी पता होना चाहिए और रियल जीडीपी भी पता होना चाहिए। तो ये मेन डिफरेंस होता है। जब हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो इसमें बस सिंपल सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। जीडीपी में हम क्या कहते हैं, जीडीपी में हम कहते हैं कि हमारे देश के अंदर ही जितना प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो कोई फॉरेनर प्रोड्यूस करे या फिर भारतीय प्रोड्यूस करे, उसको हम टोटल वैल्यू लेते हैं। लेकिन जीएनपी में हम क्या करते हैं, जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं हमारे देश के लोगों के द्वारा, चाहे हम अपने देश के अंदर प्रोड्यूस करो या फिर बाहर, चाहे लंदन में, अमेरिका में, मतलब हमारे देश के लोग जितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे भारत में हो या फिर अमेरिका में हो, लंदन में, उन सबको ऐड कर देते हैं। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मान लो जो फॉरेनर्स हमारे देश के अंदर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उनको हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि जब हम बाहर का ऐड कर रहे हैं, हमारे देश के लोग बाहर जाकर कमा रहे हैं, तो हमें यहां पर जो फॉरेनर्स आकर कमा रहे हैं उसको हटाना पड़ेगा ना। तो वो जब हम कर लेते हैं तो ये निकल कर आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, देखो ये बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज बहुत टाइम चला जाता है, लेकिन इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग वो काफी ज्यादा डिफरेंट है अलग अलग देशों में। जैसे मान लो अगर मैं कहूं सिंपल भाषा में कि भारत में कोई व्यक्ति अगर 1 करोड़ रुपए कमा रहा है सालाना, और वही 1 करोड़ रुपए कोई अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति कमा रहा है, तो यहां पर क्या दोनों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सेम होगी? नहीं,
भारत में रह रहे व्यक्ति की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर गुड्स का दाम सस्ता है, प्राइस डिफरेंस होता है ना, राइट। क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि 1 करोड़ का पैकेज है अमेरिका में, अमेरिका जा रहा है, वहाँ पर खर्चा भी तो बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पर भारत में जैसे गुड़गांव में आप 50-60 हज़ार रुपये का रेंट पे रह रहे हो, आप न्यूयॉर्क में वहाँ पर जाओ, वहाँ पर आपको 3-3 लाख रुपए कम से कम एक बेडरूम की कीमत, 2.5 लाख रुपए एक बेडरूम की कीमत देनी पड़ेगी। जी हाँ, तो ये डिफरेंस हो जाता है, आपको खर्चा भी उसी हिसाब से करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है कि जब हम उसको एडजस्ट कर देते हैं ना परचेजिंग पावर पैरिटी को, तो यहां पर हमारा नया जीडीपी का फिगर आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी भारत की जीडीपी जब हम कहते हैं वो कितनी है, $4 ट्रिलियन से ज्यादा है, यही तो कहा जाता है ना, $4 ट्रिलियन से ज्यादा है। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में देखोगे तो हमारी देश की जीडीपी $17 ट्रिलियन से ज्यादा है। ये डिफरेंस आ जाता है और इसके हिसाब से हम ऑलरेडी 3rd नंबर पर हैं। वैसे तो बोला जा रहा है कि भारत की जीडीपी हमारा हम तीसरे पायदान पर 2027 के बाद जाएंगे, जब जर्मनी को भी पीछे कर देंगे। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स आप देखिए, नॉर्मल जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो अमेरिका पहले नंबर पर आता है, $20 ट्रिलियन से ज्यादा है उसकी इकोनॉमी, और चाइना दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन ये परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से है, यहां पर चाइना ऑलरेडी नंबर 1 पर है, इसकी जीडीपी $40 ट्रिलियन है, अमेरिका की जीडीपी $30 ट्रिलियन है और भारत की जीडीपी $17 ट्रिलियन है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो हमें डिफरेंस लेना पड़ता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से। अच्छा, पर कैपिटा जीडीपी बहुत सिंपल है, आप सब जानते हो। पर कैपिटा जीडीपी में भारत बहुत पीछे चला जाता है, इसका कारण है पॉपुलेशन। वैसे तो हम कहते हैं ना हमारी जीडीपी इतनी बड़ी है, हम 4th लार्जेस्ट बन गए हैं, हम 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे 2-3 सालों में। लेकिन क्या है कि हम जीडीपी की जो वैल्यू आई है, मान लो हमारे देश की जीडीपी की वैल्यू मान लो 5,000 रुपए है एग्जाम्पल के तौर पर, और हमारे यहाँ पर टोटल 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो अगर आप ये हटा दो तो पर कैपिटा जीडीपी यहां पर कितनी निकल कर आई, 50 रुपए निकल कर आई। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पर कैपिटा जीडीपी कितनी है वो देखना होता है। मान लो कोई छोटा सा देश है, जापान इतना छोटा सा देश है, बहरीन छोटा सा देश है, लेकिन उनकी पर कैपिटा जीडीपी कहीं ज्यादा है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पर कैपिटा जीडीपी को देखना। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि जीडीपी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का बड़ा इंडिकेटर होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग उसी के ऊपर बेसिस होती है। जीडीपी बढ़ रही है तो सरकार उसी हिसाब से पॉलिसी बनाती है, जीडीपी गिर रही है उसी हिसाब से आरबीआई कदम लेती है, सरकार कदम लेती है। इंटरनेशनल कंपेरिजन कर सकते हैं, जीडीपी इतना ज्यादा अच्छा होगी जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उसी हिसाब से होगा। जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही, डिपेंड करता है। यहां पर कहीं जीडीपी टेक्नोलॉजी अच्छा होने की वजह से तो नहीं बढ़ रही है, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर जीडीपी बढ़ रही है तो मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती ही है। खैर, यहां पर लिमिटेशंस बहुत सारे हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी को ये मेजर नहीं करता। हो सकता है जीडीपी में बढ़ाने में 2-4 लोगों का हाथ हो, मुकेश अंबानी बहुत तेजी से बढ़े हैं, अडानी बहुत तेजी से बढ़े हैं, टाटा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या, तो वो इनइक्वालिटी को यहां पर नहीं दिखाता है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जैसे मान लो हमारे देश में बहुत सारे हाउस होल्ड में जो हाउस वाइफ्स हैं वो काफी कंट्रीब्यूट करती हैं, खाना घर पे बना रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनके वैल्यू इसमें ऐड नहीं होते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, आप जीडीपी इंक्रीज कर रहे हो, फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, लेकिन आसपास के नदियों को आप पल्यूट कर रहे हो, उसका क्या, वो जो लॉस हो रहा है। इसके अलावा क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में फोकस नहीं किया जाता है जीडीपी के अंदर। ब्लैक इकोनॉमी भी रिफ्लेक्ट नहीं होता है कई बार, स्पेशली भारत, डेवलपिंग जैसे कंट्रीज में क्या होता है कि यहां पर ब्लैक इकोनॉमी चल रही होती है, लोग टैक्सेस नहीं भरते, तो वो जीडीपी के काउंटिंग में नहीं आ पाता और हमें एग्जैक्ट जीडीपी के आंकड़े नहीं पता चल पाते, ये प्रॉब्लम है। खैर, जब हम भारत के जीडीपी को कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है, ये आंकड़ा कौन देता है, बेसिकली एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आती है, उन्हीं के द्वारा हर 3 महीने पर क्वार्टरली जीडीपी का आंकड़ा दिए जाते हैं। पहले ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हुआ करता था, उनके द्वारा दिया जाता था, लेकिन अब मर्ज करके एनएसओ कर दिया गया है। अच्छा, करंट बेस ईयर मैंने आपको बताया रियल जीडीपी काउंट करने के लिए 2011-12 है, लेकिन चर्चा चल रही है बहुत जल्द अब इसको शिफ्ट करके 2022-23 किया जा सकता है। इसके अलावा मेजर सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे जीडीपी के अंदर, एग्रीकल्चर 16% के आसपास कंट्रीब्यूट करती है, इंडस्ट्री लगभग 30% के आसपास, सर्विसेज 55 से 60% के आसपास। तो सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सर्विसेज है, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारे देश की आधी आबादी एग्रीकल्चर में ही इंवॉल्व है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेटा कलेक्शन कौन करता है, अगेन एनएसओ करता है, अलग अलग स्टेट बॉडीज से, सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग अलग डेटास को लिए जाते हैं, प्रोडक्शन कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तब जाकर जीडीपी काउंट होती है।
तो आई होप दोस्तों यहां पर फाइनली आपको हर एक डिटेल, हर एक चीज जीडीपी से रिलेटेड, आई जस्ट होप कि आपको यहां से कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगेन मैं आपसे कहूंगा, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझना है वो मैं आपको कराऊंगा, लगातार कराऊंगा। हर एक 2 दिन में वीडियोस मेरे आते रहेंगे। कोशिश रहेगी कि जितना ज्यादा वीडियोस आपके लिए ला सकूं। आपको भी कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो, इकोनॉमी के बारे में करना चाहते हैं, तो यहां पर आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, वो मैं आपको डेफिनेटली लाकर रहूंगा। ठीक है, तो जाने से पहले अगेन मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप यूपीएससी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अभी क्या है कि 15 अगस्त तक यहां पर इतना बड़ा ऑफर है। देखिए, साल में सबसे बड़ा जो हमारा ऑफर आता है ना, वो इंडिपेंडेंस डे सेल के दौरान आता है। इस बार 47% डायरेक्ट ऑफ दिया जा रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। और हमारे बैचेस में मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजते हैं हम। पर्सनल मेंटरशिप इसके अंदर मिलता है। अगर आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस भी आपको हम रिफंड कर देते हैं प्रीलिम्स क्रैक करते ही। और इसके अलावा हर महीने एक टेस्ट होता है जिसमें टॉप रैंकर को 11,000 रुपीस का अवार्ड दिया जाता है, ये मोटिवेशन करने के लिए। फिर इसके अलावा अगर आप कोई भी ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शनल स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल हैं। दोनों कंबाइन आप लेते हो तो और ऑफर मिलेगा। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है अभी भी, तो ये फोन नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लेना। यहां पर मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। सभी कोर्सेज के लिंक कमेंट सेक्शन में यहां पर दिए हुए हैं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू की इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल चुका है, क्योंकि इस बार खास बात यह है कि यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। एडमिशन सिर्फ 15 अगस्त तक ओपन है ऑन ऑल डिस्काउंट्स। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कीजिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। आज की मेहनत कल के आजाद भारत बनाएगी। स्टडी आईक्यू के टॉप एजुकेटर्स के साथ लिखिए कल के भारत की कहानी। स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।